अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना लेंथी चैप्टर है, तो इसके अंदर जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने सारी डेफिनेशंस को याद कर लिया, आपका वाइवा और थ्योरी दोनों बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। सही है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, सारी सिर्फ डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन आती है वो है शेल्फ़ लाइफ की। शेल्फ़ लाइफ बेसिकली हम उस टाइम को कहते हैं कि हमारे पास जो मटीरियल है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर रह सके। सही है, तो वो हमारे पास कहलाता है शेल्फ़ लाइफ। और जो डेंटिस्ट्री में जितनी भी मटेरियल्स हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ होनी चाहिए 60 सेल्सियस। अब वर्किंग टाइम हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा टाइम जो कि हमारे पास अवेलेबल हो अपने मटेरियल को मिक्स करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, उसको हम कहते हैं वर्किंग टाइम। जबकि सेटिंग टाइम क्या होता है? ऐसा टाइम जबकि मटेरियल हमारा सेट हो जाए, फाइनल उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, रिजिडिटी आ जाए, इलास्टिसिटी आ जाए, सही है, वो उस लेवल तक पहुंच जाए, तो उसको हम कहते हैं सेटिंग टाइम। अब है हमारे पास सेकंड डेफिनेशन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन अ बॉडी। सबसे पहले तो ये याद रखना है, स्ट्रेन क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है। जो भी हमारे पास लेंथ चेंज होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल लेंथ से, तो फ्रैक्शनल चेंज इन अ बॉडी लेंथ, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। सही है। अब हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है कि जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करती है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है? स्ट्रेन। जब हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स जो है ना जनरेट होना शुरू हो जाती है। वो इंटरनल फोर्स कैसी होती है? जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ना, उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, मगर डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। सही है। क्या है स्ट्रेस? कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगी बॉडी पर तो एक इंटरनल फोर्स जो है ना जनरेट हो जाएगी बॉडी के अंदर, जो कि मैग्नीट्यूड तो उसका सेम होगा मगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या है? एक इंटरनल फोर्स है और उसका यूनिट होता है पास्कल। अब है हमारे पास एक डेफिनेशन पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है कि हमने पढ़ा स्ट्रेन। स्ट्रेन का आता है एक्सटर्नल फोर्स। अगर स्ट्रेन किसी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हो तो उसको हम डिवाइड कर दें अप्लाइड फोर्स से, मतलब कि कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, स्ट्रेन जनरेट हो रहा है 90 डिग्री के एंगल पर, तो उसको हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। फिर है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है? स्ट्रेस की वो वैल्यू जो कि कोरिस्पॉन्ड करे, मतलब कि बताए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कि एक टाइम वो बताए कि हमारे पास अब इससे आगे मटेरियल हमारे पास जो है ना कि एक्सटेंड नहीं कर सकते, लिमिट आ गई, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गई है, तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर है हमारे पास यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बियॉन्ड विच स्ट्रेन्स आर नॉट फुली रिकवर्ड। ऐसे स्ट्रेस जिसके आगे हमारे पास स्ट्रेन जो है ना अब फुली रिकवर्ड ना हो सके। सही है, तो उसको हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेस। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ के अंदर ये एक पॉइंट आया, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट के। इसके आगे हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गई और यहीं पर हमारे पास इसी के आगे आ जाता है यील्ड स्ट्रेस, मतलब कि अब स्ट्रेन जो है ना रिकवर नहीं हो सकता। स्ट्रेन यहाँ पे रिकवर नहीं हो सकता, ये आगे जाएगा फ्रैक्चर स्ट्रेस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आके हमारा मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा। फिर हमारे पास डेफिनेशन प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस की वो वैल्यू जो कि हमारे पास विच विल रिजल्ट इन सर्टेन डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन अप टू रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैं रिमूव करूँ तो हमारे पास मटेरियल क्या हो जाएगा? उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब कि टूट जाएगा। उस लेवल पर आने के लिए जो हमें स्ट्रेस रिक्वायर्ड होता है वो होता है प्रूफ स्ट्रेस। अब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं हम रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे, या मटेरियल की इलास्टिसिटी की मेजरमेंट, मतलब कि कितना मटेरियल इलास्टिक है, कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, कितनी एक्सपेंशन हो सकती है, कितनी इसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है, वो सारी चीज़ें कहलाती हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका यूनिट भी पास्कल है। इसका फॉर्मूला ये रहा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और इसको अगर हम ग्राफ में देखें, स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ में जो एक स्ट्रेट लाइन आती है ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब है रिजिलियंस। रिजिलियंस क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल इन अंडरगोइंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू द इलास्टिक लिमिट। यानी कि मटेरियल ले अपने अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी, मटेरियल अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहा एक हद तक, उस हद तक कि जब इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए, मतलब कि मटेरियल अब हमारा क्या होगा, उसके अंदर इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है, अब वो क्या हो जाएगा, वो ब्रिटल हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस एनर्जी को जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है मटेरियल अपने अंदर, उसको हम कहते हैं रिजिलियंस।
या फिर एरिया बीनीथ द कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट। जे स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ में जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो जितना भी कर्व पार्ट आएगा इस तरीके से, जो जितना भी कर्व पार्ट आएगा उसके अंदर जितना एरिया होगा वो रिजीलियंस होता है। और जैसे पता है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका यूनिट भी क्या होगा, एनर्जी होगा। अब है हमारे पास टफनेस। टफनेस क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब की मटेरियल ने, मतलब यहाँ पर क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मटेरियल कैन एब्जॉर्ब। जितनी एनर्जी उसके पास मौजूद थी ना मटेरियल के अंदर, उसने सारी एब्जॉर्ब कर ली। कहाँ तक के, एक फ्रैक्चर पॉइंट तक के। यानी कि अब हमारा मटेरियल क्या हो गया, टफ़ हो गया। उसने अपने अंदर सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और अब वो मटेरियल क्या हो गया, एक किस हद तक उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर तक। मतलब अब इसके आगे उसके अंदर कुछ नहीं बचा, अब वो फ्रैक्चर हो जाएगा। ये टोटल एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। इसके अंदर जितना भी हमारा टोटल एरिया है ना वो सारा कहलाता है टफनेस, और इसका यूनिट भी एनर्जी है। अब है ब्रिटलनेस। टफनेस का अपोजिट होता है ब्रिटलनेस। टफ मटेरियल कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। टफ मटेरियल, वही टफनेस से इसकी डेफिनेशन बना लो, वो मटेरियल जो कि हाई अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके अपने अंदर अप टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, उसको हम कहते हैं टफ मटेरियल है। टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स दैट रेजिस्ट अ टेंसाइल फोर्स। वो फोर्स जो कि रेजिस्ट कर ले टेंसाइल फोर्स को, मतलब टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करके रखे, उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और इसके टेस्ट यानी कि किससे हम मेजर करेंगे, टेंसाइल टेस्ट से मेजर करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस, वो फोर्स जो कि रेजिस्ट करे कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल फोर्स को अगर रेजिस्ट करिए तो टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स को करिए तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, और इसके टेस्ट का नाम है कंप्रेशन टेस्ट। फिर है हमारे पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एट फ्रैक्चर। इस पॉइंट को याद रखना है, फ्रैक्चर पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस लग रहा होगा, सही है, जिस पॉइंट के ऊपर फ्रैक्चर हो रहा है उस पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस लग रहा है उसको हम कहते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि जो हमारा टेंसाइल टेस्ट होता है वो हमें क्या बताता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है और मटेरियल की डक्टिलिटी बताता है। और जो कंप्रेसिव टेस्ट होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है और मैलिएबिलिटी बताता है। ये थ्योरी में पूछते हैं कि टेंसाइल टेस्ट, डक्टिलिटी और कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैलिएबिलिटी। अब हमारे पास 5 फोर्सेज हैं, 2 एक्सियल फोर्स है और 2 नॉन एक्सियल फोर्स है। कंप्रेसिव फोर्स क्या होती है कि मटेरियल के ऊपर ऐसी फोर्स लग रही है जो उसको कंप्रेस कर दे, दोनों एक ही डायरेक्शन में देखो लग रही है। जबकि टेंसाइल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स इस साइड पे लग रही है, एक फोर्स इस साइड पे लग रही है। और नॉन एक्सियल फोर्सेस क्या होती हैं, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स मतलब क्या है कि एक ही मटेरियल के ऊपर दोनों डायरेक्शन पे फोर्सेस लग रही है, इस साइड पे भी लग रही है, इस साइड पे भी लग रही है। बेंडिंग फोर्स मतलब किसी चीज़ को वो बेंड कर रहा है अपने अंदर, और टॉर्शन अपोजिट फोर्सेज है। अब है हमारे पास इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट अ सडन अप्लाइड लोड और फोर्स। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या है, मटेरियल की कैपेबिलिटी कि वो रेजिस्ट कर सके, कोई भी उसके ऊपर सडन अचानक से लोड डाल दिया या उसके ऊपर फोर्स डाल दिए तो वो उस को रेजिस्ट कर सके। ज़ाहिर सी बात है, मटेरियल रखा हुआ है, अचानक से उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हैवी फोर्स लगा दी मैंने या बहुत ज़्यादा हैवी लोड लगा दिया, अब वो मटेरियल के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको रेजिस्ट कर सके, फ़ौरन ही फ्रैक्चर ना हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। और किससे मेजर करते हैं, 4P इम्पैक्ट टेस्ट से। इसका यूनिट भी एनर्जी है। फिर है फ्रैक्चर टफनेस, स्मॉल क्रैक्स एट टिप्स। सही है, जैसे कि हमारे पास टिप्स हैं जो मटेरियल की, वहाँ पे स्मॉल क्रैक्स आ जाए उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर टफनेस। और वो हमारे पास क्या होती है, वो उसको हम मेजर करते हैं नॉच स्पेसिमन टेस्ट से। जितने भी टेस्ट के नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इम्पैक्ट टेस्ट से, 4P इम्पैक्ट टेस्ट, और फ्रैक्चर टफनेस नॉच स्पेसिमन टेस्ट से। फिर फटीग स्ट्रेस की डेफिनेशन है। फटीग स्ट्रेस क्या होता है कि हाईएस्ट स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो कि मटेरियल विथ स्टैंड करे नंबर ऑफ साइकिल्स विदाउट ब्रेकिंग। नंबर ऑफ साइकिल्स मतलब मुसलसल उसके ऊपर फोर्स लग रही है। फटीग स्ट्रेस हमारे पास लिखा है फटीग लिमिट, स्ट्रेस की वो वैल्यू जो कि रिक्वायर्ड हो फ्रैक्चर को कॉज करने के लिए, मतलब कि स्ट्रेस हम इतना ज़्यादा दें कि फ्रैक्चर आ जाए, तो वो जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी जो कि फ्रैक्चर को कॉज करेगी उसको हम कहते हैं फटीग लिमिट। अब है एब्रेसिव वियर। एब्रेसिव वियर क्या है कि वियर कॉज्ड बाय आइडेंटिंग एंड स्क्रैचिंग ऑफ द सरफेस बाय एब्रेसिव टूथपेस्ट और फूड्स। एब्रेसिव वियर क्या मतलब है कि ऐसा वियर, मतलब कि ऐसा जो है हमारे पास वियर होना किस वजह से होना, स्क्रैचिंग की वजह से किसी सरफेस पर, या बहुत ज़्यादा ओवर ग्राइंडिंग वगैरह की वजह से, जैसे हमने टूथपेस्ट वगैरह से, ब्रश वगैरह से देखा था ओवर ब्रशिंग से, तो वो जो सब होता है वो होता है एब्रेसिव वियर से।
Fatigue wear due to the intermittent stress caused by, for example, tooth restorative contracts when the degree of scratching may be minimal. फटीक वियर क्या है? ऐसा वियर जो कि हमारे पास किस वजह से कॉज हो, इंटरमिटेंट स्ट्रेस की वजह से, जैसे टूथ रिस्टोरेटिव कॉन्टैक्ट्स वगैरह, यानी कि दांतों के आपस में कॉन्ट्रैक्शन होना, टू 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 कॉन्टैक्ट जो था वो, तो वो सब कहलाता है फटीक वियर। अब हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल गिव्स, मटेरियल की जो हार्डनेस होती है वो हमें दो चीज़ें बताती है। रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, मतलब कि वो उसके अंदर कितना मटेरियल कोई चीज़ पेनिट्रेट हो सकती है, तो ऐसे बताइए जितनी चीज़ हार्ड होगी उतनी ही उसके अंदर कोई चीज़ पेनिट्रेट कर सकेगी। और रेजिस्ट स्क्रैचिंग, और स्क्रैचिंग उसके अंदर कितने स्क्रैचिंग हो सकती है। तो ये दो चीज़ें हैं। थ्योरी के अंदर क्वेश्चन आता है तो दोनों ऑप्शंस लिखे होते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा पहला वाला ये है, क्योंकि साथ ही इसमें लिखा है ऑफन, कभी कभार हमें ये भी बताता है, लेकिन जो मोस्टली हमें हार्डनेस की वैल्यू बताती है वो रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन बताती है। अब हार्डनेस जो है ना, उसके कुछ टेस्ट हैं। अगर कोई राउंड शेप की चीज़ होगी तो उसके लिए जो टेस्ट का नाम है वो है ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट। अगर कोई डायमंड स्क्वायर बेस शेप की मटेरियल होगा तो उसका हमारे पास जो वो है आइडेंटर, वो है विकर्स हार्डनेस। और हमारे पास जो नूप का है, यानी कि वन एंड इलोंगेट होगा। देखो डायमंड शेप ही है मगर एक एंड जो है ना इसका इलोंगेटेड है, इसको हम कहते हैं डायमंड पायरामिड आइडेंटर, जो कि हमारे पास हार्डनेस की वैल्यू को मेजर करता है। सही है। अब उसकी शेप्स हैं, और जो हमारे पास रॉकवेल होता है उसके अंदर क्या होता है, डायमंड कॉनिकल होता है। ब्रेनल में बॉल शेप, बी से बॉल, बी से ब्रेनल, ऐसे याद कर लो। विकर्स में क्या डायमंड बेस है मगर स्क्वायर बेस है। यहाँ पे डायमंड शेप है मगर एक एंड इलोंगेटेड है, और यहाँ पे डायमंड है मगर कॉनिकल शेप का है। फिर हमारे पास विकर्स हार्डनेस का चार्ट है, जो कि हमारे पास पेज नंबर 13 पर है। लिखा हुआ है कि एनामल की विकर्स हार्डनेस वैल्यू कितनी होती है, डेंटिन की कितनी होती है, मलगम की कितनी होती है, वो सब आपने याद करनी है एज इट इज़। फिर है इलास्टिक मटीरियल अंडरगो फुल इलास्टिक रिकवरी आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स मैंने लगाई थी उस फोर्स को मैंने रिमूव कर दिया। अब जब फोर्स रिमूव हो गई है तो उसके अंदर कितनी इलास्टिक रिकवरी है। जैसे वो एग्जाम्पल लो, हम जो है कहने में कोई रबर बैंड वगैरह कोई चीज़ होती है, हम उसको स्ट्रेच करते हैं, तो क्या होता है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं वापस से छोड़ते हैं तो वो कितनी इलास्टिक लिमिट पर अपने आके रुक जाता है। उसको हम कहते हैं कि मटेरियल कितना ज़्यादा इलास्टिक है। जबकि विस्को इलास्टिक क्या होता है, अगर रिकवरी हो रही है, मतलब कि मटेरियल जो था हमारा वो अपनी रिकवरी वापस से कर रहा है, मगर कैसा, स्लोली, और डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन रिमेंस, आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, या उसके अंदर डिफॉर्मेशन की जो वैल्यू है वो रह जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको हम कहते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल। अब है क्रीप क्या होते हैं, स्मॉल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिवली लार्ज स्ट्रेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्रीप क्या है कि थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब थोड़ा सा मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है। कब हो रहा है, जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लगा रहे हैं। मतलब स्ट्रेस भी ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा है, मगर डिफॉर्मेशन कैसी हो रही है, स्मॉल हो रही है, तो उसको हम कहेंगे क्रीप। जबकि फ़्लो क्या है, ग्रेटर डिफॉर्मेशन, मतलब कोई चीज़ मटेरियल हमारा फ़्लो कर रहा है, बह रहा है। कैविटी के अंदर मैंने फिलिंग मटेरियल डाला, मैंने फिलिंग कर दी, मगर क्या हो गया, मटेरियल फ़्लो कर गया है, तो वो क्या होता है, हमारे पास ग्रेटर डिफॉर्मेशन हो रही है। किस वजह से हो रही है, स्ट्रेस कम लग रहा है और कम टाइम के लिए लग रहा है, मतलब क्रीप अपोजिट है। यहाँ पे स्मॉल डिफॉर्मेशन थी, लार्ज स्ट्रेस, लार्ज टाइम, लॉन्ग टाइम। यहाँ पे ग्रेटर डिफॉर्मेशन है, स्मॉल स्ट्रेस और स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। अब है रियोलॉजी कहते हैं हम स्टडी ऑफ फ्लो की जो स्टडी है, सही है, या फिर और डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स, या मटेरियल्स की जो डिफॉर्मेशन की जो स्टडी हम करते हैं उसको हम कहते हैं रियोलॉजिकल स्टडीज़, जो कि हमारे पास अप्लाइड होती है बोथ सॉलिड में भी और लिक्विड के अंदर भी।